हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जो कि बेसिकली बेस्ड है इंटीग्रेशन, जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन है। हम लोग ऑलरेडी इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन में क्या था, हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ था, सपोज एफ हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करने पर हम लोग को एक दूसरा फंक्शन मिलता है। जैसे sin x एक फंक्शन है, उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने पे हम लोग को cos x मिलता है। तो वैसे ही बेसिकली है, हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है fx, जिसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने पर हम लोग को एक दूसरा फंक्शन मिला, से सपोज gx। ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हम लोग fx का डेरिवेटिव किए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। डेरिवेटिव करने पर हम लोग को एक दूसरा फंक्शन मिला gx, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को fx दिया हुआ था, उसका डेरिवेटिव करने पे हम लोग को gx मिला, ठीक है। सो क्या कोई उल्टा ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है जहां पे हम लोग को gx दिया हुआ हो तो हम लोग fx कैलकुलेट करें? उस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। सो मान लो कि अगर हम लोग को ऐसा कर दिया हुआ इफ ddx ऑफ fx इज इक्वल टू gx, देन gx का इंटीग्रेशन करने पर विथ रेस्पेक्ट टू x ये हम लोगों को fx देगा, ठीक है ना। fx के साथ हम लोग को एक प्लस c भी लिखना पड़ता है, जहां पे c बेसिकली कांस्टेंट है। इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, क्लियर। इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये अलग से c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि c बेसिकली कांस्टेंट है। जो fx का डेरिवेटिव होगा वही fx प्लस c का भी डेरिवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि c तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो जो fx का डेरिवेटिव होगा वही fx प्लस c का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। सो देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में हम लोग को fx दिया हुआ था, उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने पे हम लोग को gx मिला। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब gx का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग को fx मिलेगा। सो इंटीग्रेशन जो है वो fx का ठीक उल्टा प्रोसेस है। दैट मींस अगर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है fx, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग को एक फंक्शन मिल रहा है gx, ठीक है ना। तो gx का इंटीग्रेशन करने पर ये fx देगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे fx से हम लोग gx निकाले थे, तो gx से अगर fx निकालना होगा तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। तो ये जो है ये बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल का साइन है ये। और gx जो है, gx इंटीग्रेंड कहलाता है। जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उस वो इंटीग्रेंड कहलाता है, ठीक है ना। INTEGRAND, ठीक है ना। ये जो है ये इंटीग्रेंड कहलाता है, ठीक है। gx इंटीग्रेंड कहलाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल का साइन है। और fx को हम लोग gx का इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, gx का एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर fx को हम लोग gx का प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव भी कभी कभार टर्म यूज होता है, ठीक है ना। सो gx क्या हो गया, gx हो गया इंटीग्रेंड, gx इंटीग्रेंड हो गया। और fx क्या हो गया, fx जो हो गया इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, gx का इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रिमिटिव भी कहा जा सकता है। कभी कभार प्रिमिटिव टर्म भी यूज होगा, ठीक है ना। और ये c जो है ये c बेसिकली कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा ये होता है हर सवाल में, जब भी इंटीग्रेशन करना रहेगा लास्ट में एक प्लस c लिखना पड़ेगा। और प्लस c लिखने के तुरंत बाद हम लोग को नेक्स्ट लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हर सवाल के एंड में जैसे हम लोग प्लस c लिखेंगे वैसे ही हम लोग को ये लाइन लिखना पड़ेगा वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता है। तो देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो नथिंग बट डेरिवेटिव का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आज के दिन में हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे इस चैप्टर का, वो सारा फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो दैट मींस cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x हो जाएगा।
इस तरह का जैसे हम लोग कुछ फॉर्मूला आज के दिन देखेंगे। क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सबसे पहला जो फॉर्मूला आया, सबसे पहला जो फॉर्मूला आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है? ये सिंपली हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना, हर इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ साथ हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा। हालांकि हम एक बार खाली बस लिख रहे हैं, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन हर फॉर्मूला में ये, हर सवाल में जब भी सवाल का इंडिकेशन का देगा तो लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो ये पहला मेरा फॉर्मूला आया कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ये x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c ऐसा हो जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि देख सकते हैं कि n जब माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा एंड डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, तो उस समय ये बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, n फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो कुछ भी हो सकता है, जस्ट माइनस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? ये फॉर्मूला सिंपली डेफिनेशन से आ रहा है, जो भी हम कुछ देर पहले बताए थे कि अगर fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर gx होता है तो इसका मतलब gx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x fx प्लस c हो जाएगा। उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला आ रहा है। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो क्या आएगा? ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? c, c तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? ये n प्लस वन को हम लोग बाहर ले गए क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस वन। अब ये ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस वन हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ऐसा कुछ था, ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस वन हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट n के जगह पर क्या पुट करेंगे? n प्लस वन पुट करेंगे। तो n की जगह पर अगर हम लोग n प्लस वन अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। सो ये वन वन कैंसिल आउट हो गया, ये n प्लस वन और n प्लस वन भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली x टू द पावर n हो गया। तो देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव हो रहा है, इसका जो डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x वो x टू द पावर n हो रहा है। सो दैट मींस x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो ये हो जाएगा, जस्ट एंटी डिफरेंशिएशन ऑपरेशन। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, सो दैट मींस इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है। fx का डिफरेंशिएशन करने पे हम लोग को gx मिल रहा है, ठीक है ना, fx का डिफरेंशिएशन करने पे हम लोग को gx मिल रहा है, सो दैट मींस gx का इंटीग्रेशन करने पे हम लोग को fx मिलेगा। क्लियर? तो ये पहला फॉर्मूला था। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला आएगा, हम बाकी फॉर्मूला को इस तरीके से शो नहीं करेंगे, जस्ट ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जैसे कि देखो यहाँ पे हम बोले थे, पहला वाला फॉर्मूला में देखो हम बोले थे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो अगर n माइनस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर n माइनस वन हो जाएगा तो ये x टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। n का वैल्यू अगर माइनस वन अगर हो गया तो ये x टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। x टू द पावर माइनस वन का मतलब क्या हो गया? वन बाई एक्स हो गया। ठीक है ना, x टू द पावर माइनस वन का मतलब इसकी वन बाई एक्स होता है। तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? ये log x log ऑफ mod x प्लस c ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, ये log ऑफ mod x प्लस c ऐसा हो जाता है। क्लियर? ठीक है ना, कैसे आ रहा है ये? स्टूडेंट लोग ध्यान में भी रख सकते हैं कि ddx ऑफ log ऑफ mod x क्या था? ddx ऑफ log ऑफ mod x ये 1/x था। ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोग ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में देखे थे। log x हम लोग लिखते थे, log x मतलब log ऑफ mod x एक ही चीज होता है। log x तभी डिफाइंड होता है जब x पॉजिटिव हो।
नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, log ऑफ mod x भी 1 का डेरिवेटिव भी 1/x होता है और log x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है, लेकिन उसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि x नेगेटिव ना हो, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हम लोग जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, log ऑफ mod x करके लिखते हैं। तो log ऑफ mod x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1/x हो जाता है। ठीक है ना, वो 1/x हो जाता है, समझे ना। log ऑफ mod x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1/x हो जाता है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ mod x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आया। ठीक है ना, प्लस सी वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आया। अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला की ओर जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है ना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c रह जाता है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना, देख सकते हैं अगर हम इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो क्या आएगा, c का डेरिवेटिव 0 और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। ठीक है ना, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x हो रहा है, सो दैट मींस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आया। चौथा फॉर्मूला, अगर e को छोड़कर कोई दूसरा नंबर अगर दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में जब e यूज किया रहेगा तो खाली e दिया हुआ रहेगा, लेकिन e को छोड़कर कोई दूसरा नंबर अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 6 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, ऐसा कोई नंबर अगर दे दिया तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब e को छोड़कर कोई दूसरा नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x जो है ये सिंपली हो जाएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e प्लस c। ठीक है, ये चौथा फॉर्मूला आया। ठीक है, a टू द पावर x जो ये a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e प्लस c ऐसा हो जाएगा। पांचवा आया, हालांकि ये x टू द पावर n वाला ही केस है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग पहले वाले फॉर्मूला की तरह ही कर सकते हैं। 1 को हम लोग x टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में n मेरा बेसिकली 0 हो गया है, तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे x टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली x प्लस c ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाता है। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये पहले वाले फॉर्मूला की तरह ही है। ठीक है ना, जस्ट हम लोग n की जगह पे 0 पुट किए, क्योंकि 1 को हम लोग x टू द पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये पांचवा फॉर्मूला आया। छठा फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का जो इंटीग्रेशन है ये माइनस cos x प्लस c ऐसा हो जाता है। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, इसके बाद वाला भी फॉर्मूला लिख देते हैं फिर एक साथ बताते हैं। sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x प्लस c ऐसा हो जाता है। और सातवां फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये जो है ये sin x प्लस c ऐसा हो जाता है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूला में अक्सर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूला में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, जबकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। इसमें ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों ऐसा होता है, जैसे हम लोग फॉर्मूला नंबर 7 ही अगर देखते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग sin x प्लस c का डेरिवेटिव करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो c का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि c एक कांस्टेंट है, और sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x आएगा, सो दैट मींस sin x प्लस c का जो डेरिवेटिव हो रहा है वो cos x हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव अगर cos x आ रहा है तो इसका मतलब cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin x प्लस c हो जाएगा, जबकि यहां पर क्या है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, सो माइनस और माइनस sin x अगर करेंगे तो प्लस sin x हो जाएगा। समझ गए ना,
cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे एक माइनस पहले से प्रेजेंट था, सो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स जो वो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स इस पूरे का डेरिवेटिव साइन एक्स हो रहा है, दैट मीन्स साइन एक्स का इंडिकेशन माइनस cos x होगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट लोग को ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x है, किंतु साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x होता है। सिमिलरली cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बट cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लियर। हम डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है। सो देखो ध्यान दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में है, किंतु साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस में होता है, जबकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस में है, किंतु cos x का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस में है, ठीक है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसमें ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लियर। तो ये जो हुआ ये 7वां फॉर्मूला था। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर जाते हैं। आठवां आया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, sec स्क्वायर x जो होता है वो tan x का डेरिवेटिव होता है। tan x का अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग को sec स्क्वायर x मिलेगा। दैट मींस sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो tan x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली tan x प्लस c ऐसा हो जाएगा, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये ध्यान में रखना कि ये लाइन हर सवाल में लिखने का जरूरत है। जब भी हम लोग को इंटीग्रेशन का सवाल देगा, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही प्लस सी लिखेंगे ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये 8वां फॉर्मूला था। 9th फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x tan x जो है ये sec x का डेरिवेटिव होता है। अगर हम लोग sec x का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो sec x tan x आएगा, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x। सो दैट मींस sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x हो जाएगा। तो ये सिंपली sec x प्लस c ऐसा ही आ जाता है। तो ये 9th फॉर्मूला है। 10th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। cot x का अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, cot x का अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। तो इसलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है ना। cot x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा, और एक माइनस पहले से प्रेजेंट है, सो माइनस माइनस वो ओवरऑल प्लस में ही आ जाएगा, प्लस c। प्लस c लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cot x प्लस c ऐसा आ गया। और आखिरी फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ठीक है ना। अगर हम cosec x का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो माइनस cosec x cot x हो जाता है, ठीक है ना। cosec x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x cot x होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c ऐसा ही आ जाएगा। अगर हम cosec x का अगर डेरिवेटिव अगर करेंगे तो वो माइनस cosec x cot x आएगा, और एक माइनस पहले से प्रेजेंट है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट मींस इसका जो डेरिवेटिव है वो cosec x cot x ही आएगा। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये 11 फॉर्मूला है जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आ रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन वो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फिलहाल पहले इसको कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, एकदम सिंपल सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। जैसा प्रॉपर्टी हम लोग लिमिट, डिफरेंशिएशन इन सब में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, उस टाइप के कुछ प्रॉपर्टीज है। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना।
इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, जहां पर k एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, k बेसिकली कांस्टेंट है इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उस कांस्टेंट को हम लोग सिंपली बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, इस कांस्टेंट को हम लोग सिंपली इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ये सिंपली हो जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, जहां पे k कांस्टेंट है तो k को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं, तो k इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ऐसा ही आ जाएगा। सो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, दूसरा फॉर्मूला आया जब नॉट फॉर्मूला, दूसरा प्रॉपर्टी, जब दो तीन फंक्शन प्लस माइनस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, जब दो तीन फंक्शन जब प्लस माइनस फॉर्म में जब दिया हुआ रहेगा तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस फॉर्म में दिया हुआ है तो दोनों का हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और फिर बीच में अगर प्लस हुआ तो प्लस पुट करेंगे, माइनस हुआ तो माइनस पुट करेंगे। दैट मींस ये ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस, प्लस हुआ तो प्लस यूज करेंगे, माइनस हुआ तो माइनस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आया, ठीक है ना, कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर रहेगा तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बट ठीक है ना, भले लास्ट प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी, मान लो हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), जिसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करने पर हम लोग को एक फंक्शन मिला gx प्लस c, ठीक है ना। से सपोज जैसे हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), जिसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने पे हम लोग को एक दूसरा फंक्शन मिला gx प्लस c, ठीक है ना। तब अगर हम लोग को f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन अगर निकालने के लिए अगर बोलेगा, ठीक है ना, जस्ट fx में जहां जहां पे x का टर्म है वहां वहां पे x की जगह पर ax प्लस b आ जा रहा है, ठीक है ना, f ऑफ ax प्लस b dx। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा g ऑफ ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय a प्लस c, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन था उसमें भी हम लोग x की जगह पर ax प्लस b पुट कर देंगे और एक होल डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, ठीक है। ये चेन रूल का जस्ट ऑपोजिट जैसा कुछ समझ सकते हैं, उसमें इनटू होता था, इसमें डिवाइड में जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली चेन रूल नहीं है लेकिन वैसे ही कुछ है। जैसे हम लोग सपोज हम लोग इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी केयरफुल, sin x का इंटीग्रेशन cos x नहीं होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो ये माइनस cos x प्लस c ऐसा ही हो जाता है। तो ये sin x का इंटीग्रेशन आया विद रिस्पेक्ट टू x। अब मान लो sin x की जगह हम लोग को कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, से सपोज हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 3 माइनस 2x dx ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे जस्ट ये 3 माइनस 2x आ गया है, तो इसमें भी सेम चीज होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, ठीक है ना। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस 2, साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। x के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ठीक है ना। सो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये सिंपली आ गया cos ऑफ 3 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है। सो ये जो हो गया ये ऐसे इसका इंटीग्रेशन आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे का हम लोग और भी बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे जो इस चैप्टर में यूज होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।